अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्वांटम मैकेनिक्स का यहाँ से स्टार्ट होता है। एटॉमिक लेवल के ऊपर जो चीज़ों को डील करती है, क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो एटॉमिक लेवल के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है। एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली उनमें डिफरेंस आता है। तो उसके लिए फिर क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना डेवलप की गई, जिसमें नई कैलकुलस और बाकी जो थ्योरीज़ हैं वो भी बिल्कुल न्यू है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन पहले देखने क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted फ्रॉम ए हॉट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएशन और थर्मल एनर्जी, थर्मल रेडिएशन। मतलब जब एक बॉडी को आप हीटअप करते हैं, जब उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो इमिट करने लग जाती है, उसे हम रेडिएशन बोलते हैं। जबकि ब्लैक बॉडी जो होती है वो आइडियल रेडिएटर होती है, आइडियल मीटर होती है और आइडियल अब्जॉर्बर भी होती है। मीन्स टू से है कि अगर आप उसे हीटअप करेंगे, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा होगा, तो वो ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो इन ऑल डायरेक्शन वो इमिट करेगी। और अगर उसके ऊपर फॉल करेंगी, जब उसका टेम्परेचर कम होगा, तो वो उनको ऑब्जॉर्व करेगी रिगार्डलेस इंसिडेंट एंगल। तो यहाँ पर एक बताया गया है कि ब्लैक बॉडी को हम बना कैसे सकते हैं, क्योंकि आइडली मतलब एवरीडे लाइफ में तो ब्लैक बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी मौजूद नहीं है जो कि सारी रेडिएशन ऑब्जॉर्व कर सके, जो उसके ऊपर फॉल करें और सारी वो इमिट कर दे जब वो हीटअप हो। तो कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में वो एज ए ब्लैक बॉडी जो है ना वो वर्क करता है और 3% रेडिएशन ऑब्जॉर्व करने की जो है ना एबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर देखें एक आर्टिफिशियली जो है ना हम ब्लैक बॉडी डेवलप कर सकते हैं। देखें एक बॉक्स ये, और उसके अंदर एक कैविटी हमने क्रिएट कर दी, और इस कैविटी के अंदर जो इनर वॉल होगी ये वाली, इस वॉल को आपने बैड रिफ्लेक्टर बनाना है। अब लाइट जब इंटर होगी इसके अंदर, यहाँ के टकराएगी, अब्जॉर्ब होगी, कुछ पोर्शन अब्जॉर्ब होगा, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ भी अब्जॉर्ब होगी, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ भी इसी तरह। यानी लाइट मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती रहेगी और जब तक पूरी कम्प्लीटली अब्जॉर्ब नहीं हो जाती, लेकिन लाइट बाहर नहीं निकल सकेगी। फिर तो जितनी लाइट आप या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर इंटर करेंगी इस होल से, तो डेफिनेटली वो अंदर जो बैड रिफ्लेक्टर वाली आपने वॉल लगाई है उसकी वजह से वो सारी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये एक तरह से परफेक्ट अब्जॉर्बर हो गया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जहाँ जहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है वो डेफिनेटली बाहर निकलना शुरू कर देगी। तो इसमें क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जितनी हिस्सों में एनर्जी अब्जॉर्ब की है या अंदर एवरी पार्ट ऑफ द ब्लैक बॉडी, यानी जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे ही एनर्जी को इमिट करने लगेंगे और एनर्जी इस रास्ते से, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस रास्ते से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक तरह से आर्टिफिशियली आप एक ब्लैक बॉडी जो है ना वो बना सकते हैं, जो कि अब रेडिएशन इंटर करने से वो अब्जॉर्ब भी करेगी और जब आप उसे हीटअप करेंगे तो वो परफेक्टली एमिट भी करेगी उसको। अब आ जाए नेक्स्ट, इस ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी और उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी एनर्जी के बारे में ये दो साइंटिस्ट है, लूमर एंड फ्रिंगशिम, इन्होंने जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया और कुछ कैलकुलेशन सामने रखी हैं। तो इन्होंने मेजर किया जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है जो एक ब्लैक बॉडी से निकलती हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं जब आप उसको डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो हीटअप करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट उनका यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये वाला देखिए। एक ब्लैक बॉडी, उसको आप जो है ना किसी फर्नेस के ऊपर रखेंगे, डेफिनेटली वो उसको हीटअप करेगा। उसकी कैविटी से यानी इस होल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलना शुरू होंगी और सामने हमने मिरर लगाया, वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक रॉक सॉल्ट प्रिज्म से गुजरती हैं, जहाँ पर वो अपने पॉसिबल वेवलेंथ में डिवाइड होती हैं, यानी डिस्पर्शन, यानी उनका स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। उसके बाद फिर वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो जो मिल जाता है उनका, वो उसके बाद वो भी मिरर से रिफ्लेक्ट करवा के हम एक थर्मोपाइल में उसको रिसीव करते हैं। थर्मोपाइल का काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करना। रॉक सॉल्ट प्रिज्म इसलिए यूज़ किया क्योंकि प्योर प्रिज्म अगर यूज़ करेंगे, ग्लास का प्रिज्म यानी कि, तो फिर वो रेडिएशन जो है लो लेवल की रेडिएशन उनको अब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे तो फिर उनकी एनर्जी पूरी मैयर नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने रॉक सॉल्ट प्रिज्म लगाया है ताकि जो एनर्जी बीच में अब्जॉर्ब ना हो। तो इसमें ये बात की गई कि जो रेडिएशन इमिट होती हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं,
डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर। ग्राफिकली भी वो हम अभी आपको देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। उन्होंने पहला पॉइंट जो कहा कि गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करें आप 1000 केल्विन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो एनर्जी इमिट हो रही है ब्लैक बॉडी से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी स्पेक्ट्रम के अंदर या रेडिएशन स्पेक्ट्रम के अंदर, वो वेरी करेगी। जबकि क्लासिकल थ्योरी इनके बारे में, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बारे में ये कहती है कि एनर्जी में से यूनिफॉर्मली अब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव होगी, कॉन्टीन्यूस होगी। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं क्लासिकल थ्योरी के, क्योंकि ये बार बार यहाँ पर इस्तेमाल भी होंगे और आगे जाने में, आगे जब मॉडर्न थ्योरी आएगी तो ये 3 पॉइंट्स फिर हम इसको इसका रिवर्स जो है ना प्रूव करेंगे। तो पहली बात मैंने क्या बोली कि एनर्जी यूनिफॉर्म होती है, क्लासिकल थ्योरी ये कहती है एनर्जी यूनिफॉर्म होगी, कॉन्टीन्यूस होगी, और एनर्जी जो डिपेंडेंट होगी वो वेवलेंथ या इंटेंसिटी के ऊपर होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं क्लासिकल थ्योरी के। अब यहाँ पर पहला पॉइंट देखें गलत साबित हो रहा है एक, कि एनर्जी जो एक गिवन टेम्परेचर पे निकलती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, जबकि क्लासिकल थ्योरी कहती है वो एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब दूसरी चीज़, ये वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ बनाया। उन्होंने कहा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं ब्लैक बॉडी का, तो जो इमिट होने वाली रेडिएशन है उनकी जो वेवलेंथ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ, वो इन्वर्सली यानी कि फॉलो करती हैं, कम होना शुरू होती हैं। तो किसी एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर अगर आपको इंटेंसिटी मिल रही है, तो एक ख़ास वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, जिसे लैम्डा मैक्स कहेंगे। लैम्डा मैक्स जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म कर दें कांस्टेंट आ जाता है लैम्डा मैक्स और इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स टू से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इमिट होने वाली जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ कम हो जाती है। तो ये इसका मतलब है। इसका ये कांस्टेंट जो है वाइन कांस्टेंट कहते हैं, 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो आपको वेवलेंथ मिलेगी, इस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, अगर फर्दर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इंटेंसिटी शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पर ग्राफ में दिखाया भी हुआ है। लेकिन पहली कर्व को देखिए ज़रा, मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ जाके मिली ऑलमोस्ट 3 के ऊपर। उसके बाद अगली टेम्परेचर देखें, ये 1000 केल्विन था, अगला टेम्परेचर 1260 केल्विन है, उस पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली वो 2 के करीब मिली है आपको यहाँ पे। उससे अगले टेम्परेचर पे देखें वो 1.5 पे ऑलमोस्ट मिली है यहाँ पे जाके, और उससे अगले टेम्परेचर पे उससे कम। मतलब टेम्परेचर बढ़ाते गए वो वेवलेंथ जिसके ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वर्टिकल एक्सिस पे देखें ना इंटेंसिटी है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है वो वेवलेंथ है। तो टेम्परेचर डिफरेंटली जो है ना जिसके ऊपर रेडिएशन को नोट किया गया है। पहले टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे देखें जो लैम्डा मैक्स है वो एक लॉन्गर वेवलेंथ पे आया है। उसके बाद हायर टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है जिस वेवलेंथ पे वो शॉर्टर वेवलेंथ पे है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे उससे कम वेवलेंथ पे है, और उससे ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर उससे कम वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो ऑल वेवलेंथ जो है टेम्परेचर बढ़ने से वो एनर्जी की जो एमिशन है वो तो बढ़ता है, लेकिन जो रेडिएशन है वो इंक्रीज़ तो होती है, लेकिन उनकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा मैक्स वो शॉर्टर की तरफ जो है ना शिफ्ट होती है। लैम्डा मैक्स जो है उसकी एक ख़ास वैल्यू होगी जिस पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती चली जाती है विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, इंटेंसिटी जो है वो रेडिएशन की डिक्रीज़ करती है। देखें ना, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे, रेडिएशन की इंटेंसिटी भी बढ़ना शुरू करती है और एक ख़ास वेवलेंथ पे जाके मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद फर्दर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, यानी वेवलेंथ बढ़वाती है, वेवलेंथ बढ़ती है, लेकिन वेवलेंथ अगर और बढ़ा दें तो इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। ख़ास वेवलेंथ पे ही इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो फर्दर वेवलेंथ है उसमें कमी आती है। चले आगे चलिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि जो ये कर्व आपने ड्रा की हुई है इनके अंडर जो एरिया है वो आप कैलकुलेट करें, तो आपको टोटल एनर्जी जो इमिट की गई है एक ब्लैक बॉडी की वजह से, ब्लैक बॉडी ने जो इमिट किया है ऑल पॉसिबल वेवलेंथ के ऊपर और पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, वो आपको मिल जाएगी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। तो प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें, इक्वलिटी का साइन E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। अब यहाँ पर सिग्मा जो है वो स्टीफन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन -4 है।
तो यहाँ पर ये बताया गया कि जितने भी ये कर्व ड्रा की गई हैं, कोई एक पर्टिकुलर कर्व आप चूज़ कर लें, उसके अंदर जितना एरिया है वो आप नोट करें, वो एरिया आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी बताएगा जो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ के ऊपर उसने इमिट की है ब्लैक बॉडी ने। और वो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर के। मीन्स टू से टेम्परेचर बढ़ाते हैं एनर्जी इमिशन बढ़ जाता है, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो एक ख़ास वेवलेंथ तक की बढ़ पाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। तो क्लासिकल तो ये कहती है, क्लासिकल थ्योरी, कि जब आप यानी कि अगर एनर्जी बढ़ाएंगे या एनर्जी बढ़ रही होगी तो इंटेंसिटी भी साथ बढ़ेगी। यहाँ आप देख रहे हैं एनर्जी बढ़ती है लेकिन इंटेंसिटी भी साथ में इंक्रीज़ होती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तक, उसके बाद फर्दर जो है वो इंटेंसिटी नहीं बढ़ पाती। तो यहाँ पर जो कंट्राडिक्शन आता है उसको फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर प्लैंक असम्पशन के अंदर वेल एक्सप्लेन किया गया। वो जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं क्लासिकल थ्योरी के, कि एनर्जी कंटिन्यूस होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है, और यूनिफॉर्म होती है। तो ये 3 पॉइंट्स हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी के जो है ना वो यहाँ पर पूरा नहीं उतरते, बल्कि जो मॉडर्न थ्योरी आएगी, जैसे फोटॉन थ्योरी भी कहेंगे, क्वांटा भी कहेंगे बाद में, तो प्लैंक्स ने शुरू की थी, बाद में आइंस्टाइन भी इन्वॉल्व हुए, तो फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कल। और ये 3 पॉइंट्स की जगह कौन से नए 3 पॉइंट्स आएंगे वो भी हम सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।